हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, हम यहाँ इस चैनल पर 9th से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते हैं, जिसमें हम 9th 10th को सोशल स्टडीज को पढ़ते हैं और 11th 12th की हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। लेकिन आज की क्लास में क्या रहने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास को। 10th क्लास के कई सारे चैप्टर्स को मैं बहुत आसान लैंग्वेज में, कुछ वीडियोस लॉन्ग वीडियोस के रूप में है और कुछ वन शॉट वीडियोस में है। और उसके बाद फिर मैं आपको करा रही हूँ एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। इसमें मैंने प्रिंट कल्चर वाला जो हमारा चैप्टर है उसको मैं वन शॉट वीडियो में करा चुकी हूँ। अब उसके बाद मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एमसीक्यूज। ये लगभग 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ता है वो बहुत ध्यान से सुने। अगर कोई पेरेंट्स भी इसको सुन रहा है तो ये वीडियोस आपके बच्चे के लिए या खुद स्टूडेंट इसको सुन रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और एमसीक्यूज का नहीं पता होता कि कहाँ से चैप्टर से उठा लिया जाए। तो इसी चीज को आसान करने के लिए ये वीडियोस की सीरीज मेरी रहने वाली है। कैसे रहेगी कि पहले तो मैं चैप्टर को वन शॉट वीडियो में कराने वाली हूँ, फिर उसके बाद आपको हर उस चैप्टर के एमसीक्यूज कराने वाली हूँ ताकि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लगातार वीडियोस को देखेंगे। आप सच में अगर 100% का स्कोर करना चाहते हैं सोशल स्टडीज के अंदर तो आप बेहतरीन तरीके से वीडियोस को देखना, अपनी तैयारी को मजबूत करना। एक पैटर्न के साथ तैयारी की जाती है कि आपने पहले बुक को पढ़ा है, फिर उसमें से कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, क्या आप उनका सॉल्यूशन कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए इसी सीरीज में प्रिंट कल्चर वाले जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। आप बहुत ध्यान से पहले खुद देखना कि क्या आपको इसका आंसर आ रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप उनका सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं तो आप ये मानना कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं सॉल्यूशन कर पा रहे तो बहुत ध्यान से 1 टाइम 2 टाइम इसको देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका रह ना जाए। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रिंट कल्चर वाला जो चैप्टर है हमारा, उसके एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। देखें, बहुत मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ देते रहूंगी ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम, वैसे तो आप चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ एमसीक्यूज ये है कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए और आप छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका भी आप सॉल्यूशन कर पाए। हु वाज द मार्को पोलो। अब ये मार्को पोलो आपने प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये कौन थे, इन्होंने ये पूछा है आपके पास। जर्मन साइंटिस्ट थे, इंग्लिश फिलोसफर्स थे, स्पेनिश एक्सप्लोरर थे या फिर इटालियन ट्रेवलर एक्सप्लोरर थे। आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। लेकिन जिसने चैप्टर पढ़ा है तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे, इटालियन ट्रेवलर थे। और ये कहाँ जाते हैं? चाइना के अंदर जाते हैं और चाइना में कई सालों तक वहां पर रहते हैं और फिर चाइना के अंदर किस तरीके से जो प्रिंट कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा था उनके बारे में ये जानकारी लेते हैं। तो इटालियन ट्रेवलर थे, एक्सप्लोरर थे, यानी कि ये देश विदेश में घूमने का काम करते थे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ क्योंकि आप इस चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हो। ये काफी आपकी जो वीडियो है लंबी हो जाएगी, तो इस कारण से मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा बता दूं। बंगाल गजट वॉज, यानी कि जो बंगाल गजट था वो क्या था, अब ये पूछा जा रहा है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखो कितने सारे बड़े बड़े ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को देखना है, फिर आपको आंसर देना है। अ वीकली मैगजीन फर्स्ट टू बी एडिटेड बाय एन इंडियन, यानी कि एक वीकली मैगजीन थी जो कि इंडियन ने इसको जारी किया था। अ वीकली इंग्लिश मैगजीन edited by the James Hickey from 1780 described as the commercial
पेपर ओपन टू ऑल एंड इन्फ्लुएंस बाय नन। अब ये क्या है, सेकंड ऑप्शन है, आप इनको पढ़ के देखेंगे। फर्स्ट इंग्लिश मैगजीन ब्रॉट आउट बाय द राजा राम मोहन रॉय, अ वीकली मैगजीन एडिटेड बाय द जेम्स हिकी फ्रॉम 1780 इन इंग्लिश। अब इसमें आपको ये देखना है, कई सारे, जैसे ये लास्ट के 3 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में, आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो कि ये नहीं रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन रहने वाला है। अब ये क्यों है, ध्यान से सुनना। ये जेम्स अगस्टस हिकी जो थे 1780 में एक मैगजीन निकालते हैं, वीकली मैगजीन। वीकली का मतलब क्या है, हर सप्ताह में आने वाली मैगजीन को वीकली मैगजीन कहा जाता है। अब ये क्या है, इस मैगजीन को निकालते हैं, इंग्लिश में इनको निकाला जाता है। ये फिर क्या है, अपने जो प्राइवेट मैगजीन होती है उसको निकालते हैं। ये किसी से प्रभावित नहीं थे, ये अपने मन से इन चीजों में, जो मैगजीन के अंदर क्या किया जाता था, छापा जाता था, लिखा जाता था, प्रिंट किया जाता था। तो ये कह रहे हैं ये किसी के प्रभाव से नहीं चल रही थी, ये हमारे प्रभाव से चल रही थी। तो इस तरीके से इन्होंने मैगजीन निकाली थी। कौन थे ये, जेम्स अगस्टस हिकी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका रहने वाला है। आगे थर्ड क्वेश्चन देखो, विच प्रॉब्लम हैज बीन रेज इन द गुलामगिरी। गुलामगिरी एक बुक का नाम है, और गुलामगिरी जो बुक थी उसमें किस चीज को उठाया गया था, यानी कि किसके बारे में लिखा गया था। आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं रख देती हूँ कि गुलामगिरी बुक को लिखने वाले कौन थे। आगे भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि गुलामगिरी बुक किसी ने लिखी थी, उनके राइटर कौन थे। लेकिन इसमें किस चीज को मुख्य तौर पर उजागर किया गया था, यानी कि जिसके बारे में लिखा गया था, वो कौन सी चीज थी। द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये था। आगे एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग द पुअर, यानी कि जो पुअर लोग हैं बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ था। मिजरेबल लाइफ्स ऑफ द अपर कास्ट एंड हिंदू वुमेन, यानी कि जो अपर कास्ट में जो हिंदू वुमेन थी उनकी जो दशा थी, दिशा थी, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। या फिर विडो इमोलेशन के बारे में बताया गया है। तो इनमें से सब आपका क्या रहेगा, जो इस बुक के अंदर लिखा गया है गुलामगिरी के बारे में, ये लिखा गया है इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी कि जैसे जो सोसाइटी के अंदर जो गरीब होते थे उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था, कास्ट के आधार पर उन पर क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। इस तरह की बातें इस बुक के अंदर लिखी हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन। अब एक सीरीज में जो आपका क्या रहा था, ये जो प्रिंट कल्चर था वो डेवलप हुआ था। तो ये पूछ रहे हैं कि कहां से कहां, किस तरीके से ये क्या है, ट्रेवल होते हुए जाता है। तो आप इन ऑप्शंस में देखो कितना टिपिकल ये क्वेश्चन है। अगर जिसको सही सीरीज आती है ना, कि पहले शुरुआत में कहां पर आपका ये जो प्रिंट कल्चर है डेवलप हुआ है, अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इसका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। तो आप सोचे और फिर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और आप यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करके चेक करें कि आपको यह आता है या नहीं। तो इसमें आंसर रहेगा आपका चाइना, जापान और क्या रहेगा, कोरिया। इस तरीके से जो प्रिंट कल्चर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है। तो शुरुआत होती है चाइना से, फिर जापान, और फिर कहा जाता है प्रिंट कल्चर कोरिया के अंदर जाता है। आगे बहुत ध्यान से सुनना। देखो 2011 में इस तरीके से ये बुक आई थी। अब देखो मैंने गुलामगिरी का जिक्र आपके सामने किया था, तो ये देखो, हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी। अब ये राइटर का नाम इन्होंने क्या कर लिया है, आपसे पूछ लिया है। तो देखो, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले और बाल गंगाधर तिलक, या फिर क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा बेटे, आपका आंसर रहेगा ज्योतिबा फूले। आप ऐसे याद रखना कि कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए एक ज्योति आई थी, तो ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, अपनी कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो। अब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, पढ़ेंगे एक बार, इसको देख लेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको 4 ऑप्शन अच्छे तरीके से दिखाई दे। देखो क्या है,
Which of the following statement does not support the view of some historian that print culture was the basis of the French Revolution? यानी कि ये कह रहे हैं कि which of the following statement does not support the view of some historians? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पुराने हिस्टोरियंस थे उनका दैट प्रिंट कल्चर वाज द बेसिस फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि प्रिंट कल्चर जो आता है वो आने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। ये किस तरीके से, देखो 4 ऑप्शन है। प्रिंट कल्चर लेड टू द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स एंड एनकरेज द क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड द रूल ऑफ द रीजन रादर देन द ट्रेडिशन। अगला ऑप्शन देखो, इट लेड टू द पब्लिक कल्चर ऑफ डिबेट, डिस्कशन एंड न्यू आइडियाज ऑफ द सोशल रिवोल्यूशन। सी ऑप्शन देखो, प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप द पीपल्स माइंड बट ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ द थिंकिंग डिफरेंटली। इट अराउज द हॉस्टिलिटी अगेंस्ट द मोनार्की, इट्स मेंटली एंड द मॉक्ड इट। अब इसमें से ये कहा है कि ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सुटेबल ऑप्शन आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में दिया गया है वो कौन सा हो सकता है। तो आप देखें कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है सिर्फ प्रिंट कल्चर के कारण नहीं आई है, कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस के अंदर एक इतने बड़े लेवल पर 1789 में क्रांति होती है, तो उसमें सिर्फ क्या है, प्रिंट कल्चर क्या है, मुख्य कारण नहीं बनता है, उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो यही कह रहे हैं कि कुछ जो फिलोसफर्स वगैरह है, जिनका कहना है, हिस्टोरियंस वगैरह है, उनका कहना है कि प्रिंट कल्चर डायरेक्ट रीजन नहीं बनता है। किसका रीजन नहीं बनता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीजन नहीं बनता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी जो इसको सपोर्ट करती है? बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ बच्चे इस वाले ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है ये ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर पूछा ये गया है कि आप ये बताएं कि जो हिस्टोरियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं, ये इस बात को भी सपोर्ट करते हैं, इस बात को भी, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो रीजन रहा है वो कौन सा रहा है? तो प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप द पीपल्स माइंड, यानी कि प्रिंट ने सीधे तौर पर, ऐसा नहीं कि प्रिंट के कारण ही क्या आई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ द थिंकिंग डिफरेंटली। लेकिन हाँ, प्रिंट कल्चर के कारण ऐसा होता है कि लोगों ने बहुत सारी किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया, चीजों को समझना स्टार्ट किया, मोनार्कियल सिस्टम की बुराइयों को समझना स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर क्या किया, रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। तो ये वाला ऑप्शन सबसे ऑथेंटिक है। बाकी में ये सभी चीजें हुई हैं, लेकिन डायरेक्ट रीजन नहीं है प्रिंट कल्चर किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का डायरेक्ट रीजन नहीं है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा इनको सोच के फिर आपको आंसर करना है। द बंगाल गजट वॉज एडिटेड बाय, यानी कि जो बंगाल गजट है वो किसने एडिट किया था, किसने? आप ये पढ़ चुके हो, पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें ये आ चुका है। इनका नाम क्या था? जेम्स अगस्टस ही था, जिन्होंने क्या चलाया था, बंगाल गजट को चलाया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। द टर्म कैलीग्राफ, कैलीग्राफ मीन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एक शब्द आपको दे देंगे, चैप्टर के अंदर आया था, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया है, तब अंडरलाइन कराया गया है। तो देखो क्या है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल प्रिंटिंग, यानी कि बहुत सुंदर प्रिंटिंग करने की आर्ट को कहा जाता है कैलीग्राफ। आगे देखें, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड द स्टाइलिस्ट राइटिंग, यानी कि एक बहुत सुंदर राइटिंग लिखने के लिए कहा गया। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड प्रिंटिंग एंड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड अकॉर्डियन बुक, अकॉर्डियन बुक चैप्टर की शुरुआत में आपने नाम सुना होगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका बी ऑप्शन, कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइल्ड राइटिंग, यानी कि बहुत सुंदर और स्टाइलिश तरीके से राइटिंग को ही क्या कहते हैं, कैलीग्राफ कहते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। आप कई बार ऐसा मान जाते हैं कि काफी लंबी वीडियोस आपकी रहती हैं। आगे देखिए, हाँ,
ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन, यानी कि प्रिंट रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है। अब ये चारों ऑप्शन जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है कि शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, लेकिन प्रिंट रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, प्रॉपर शब्द आपके पास होने चाहिए। तो क्या है, देखो क्या आपका रहेगा, पहले इनको पढ़ो। इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होना ही क्या कहलाता है, प्रिंट रिवॉल्यूशन कहलाता है। शिफ्ट फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग, यानी कि हाथों से प्रिंटिंग के बजाय मशीनों से प्रिंट करना, वो क्या कहलाता है, आपका प्रिंट रिवॉल्यूशन कहलाता है। अगला थर्ड ऑप्शन देखेंगे, रिवॉल्ट ऑफ द पीपल अगेंस्ट द प्रिंटेड मैटर्स, और अगला ऑप्शन देखेंगे, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द प्रिंटेड बुक। तो आपका ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा ये रहेगा। देखो देखने में तो हमेशा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको अब इनमें से बाकी ऑप्शन भी आपको लग रहे होंगे कि इनका आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ये बेस्ट क्यों है ये भी बता देती हूँ कि इनोवेशन होना ही, कोई मशीन बनना ही कोई किसी रिवोल्यूशन को नहीं लेकर आ सकता, उस पर काम अगर हो रहा है ना तब रेवोल्यूशन आ सकती है। तो देखो ध्यान से सुनना, शिफ्ट फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग से कहां पर शिफ्ट हो जाना, मैकेनिकल प्रिंटिंग पर ही शिफ्ट हो जाना इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, आपका प्रिंट रेवोल्यूशन कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका यही रहेगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन ब्रदर्स। ग्रीन ब्रदर्स आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या किया था। आपके सामने क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ग्रीन ब्रदर्स थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन की तरफ। आगे फिर ये उन्होंने क्या दिया, यानी कि जो जर्मनी के अंदर जो बच्चे थे उनको क्या प्रोवाइड करने की उन्होंने कोशिश की थी ग्रीन ब्रदर्स ने। अब चैप्टर के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो ग्रीन ब्रदर्स गांव गांव में घूमते हैं, फोक टेल्स को इकट्ठा करते हैं। फोक टेल्स छोटी छोटी कहानियां होती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और एक बुक के अंदर उनको क्या कर देते हैं, कंपाइल करते हैं। और छोटी छोटी कहानियां जो छोटे बच्चों के लिए बुक्स वगैरह में होती हैं तो उनको कंपाइल करने का काम ये करते हैं। ये काफी लंबे समय तक इन चीजों को इकट्ठा करते रहे, फिर इनको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो देखो, पब्लिशिंग स्टोरीज फॉर देम, ये हो सकता है। देखो ऑप्शंस आपके लिए ऐसे बनाए जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, पब्लिशिंग द स्टोरीज फॉर देम, बिल्कुल हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने छोटी छोटी कहानियां हैं, कविताएं हैं, इस तरीके से उनको पब्लिश किया था। Spending years on the compiling traditional folk tales and gather from the peasants, editing and publishing them as the collection 1812, बिल्कुल सही है कि इन्होंने क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं और इन कहानियों को इकट्ठा करते हैं और 1812 में इनको क्या किया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। Having a new shape to the rural फोकटेल्स, और एक जो कहानियां थी उनको एक नया रूप दे देते हैं। तो ये इनका आपका रहेगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन देखो बहुत ध्यान से सुनना, कई बार यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, वो क्या करेंगे, 1815 लिख देंगे, 1814 लिख देंगे। हम कई बार जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं कि इस डेट को देखे बगैर ही हम 4 ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी गड़बड़ वो कर देंगे और इस तरीके से एक ही ऑप्शन को ठीक रखेंगे और यहाँ लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। लेकिन बहुत ध्यान रखना है आपको और तब आपको आंसर करना है। आगे, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप इन चाइना, जापान एंड आपका कोरिया। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहां से कहां तक ट्रेवल करके आती है, कोरिया तक इस तरीके से ये ट्रेवल करके आती है। आगे, द फर्स्ट
टू यूज द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप वर, यानी कि जो फर्स्ट पहली बार जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मैंने बताया था, लकड़ी पर कार्विंग की जाती है, उन पर इंक लगाई जाती है, इस तरीके से जो स्टैंप की तरह ठप्पा लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, कहां से इसकी शुरुआत होती है, तो आपका ये रहेगा बी ऑप्शन। इसमें आपकी बुक के अंदर प्रॉपर तरीके से ये शब्द लिखा हुआ है, स्पेनियार्ड्स। इस तरीके से वुड ब्लॉक आपकी क्या रहेगी, प्रिंटिंग का जो कल्चर था उस तरीके से फॉलो किया गया था। अब देखो, द एम ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वॉज टू, अब देखो ये एक क्या है, सुधार किया गया था। और तुमने कैथोलिक चर्च सुना होगा चैप्टर के दौरान, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन सुना होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था उसका उद्देश्य क्या था, क्या करना चाहते थे। तो क्रिश्चियनिटी में दो तरह के जो चर्च थे आपने पढ़ा होगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने कौन से सुधार करने की कोशिश की थी, ये क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सुनना। रिफॉर्म द रिलीजन, रिलीजन को सुधार करना। रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च, यानी कि ये इनके अगेंस्ट में आती है, जो कैथोलिक वाले होते हैं उनके अगेंस्ट में आते हैं और ये सुधार की कोशिश करते हैं। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, रिफॉर्म द जूइश रिलीजन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑल रिफॉर्म्स। तो ये कई बार ऑप्शन आपको सही दिखने में लगेंगे, लेकिन ये है रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, उनमें सुधार करने के लिए ये जो मूवमेंट चलाया गया था, यानी कि ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चलाया गया था, तो ये कैथोलिक चर्च के खिलाफ था। चर्च में इतनी बुराइयां आ गई थी कि अगर कोई इंसान सिन करता है, पाप करता है, तो वो कुछ पैसे देकर चर्च के अंदर उस पाप से मुक्ति पा सकता है। इस तरह की फिलोसफी कहाँ डेवलप हो गई थी, कैथोलिक चर्च के अंदर डेवलप हो गई थी। तो उसी को क्या है, ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया गया था। आगे देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, अगर आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बेटे आपको चैनल को विजिट करके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, यानी कि जो चैनल है उस प्लेलिस्ट के अंदर आप इस वीडियो को 10th प्लेलिस्ट को देखो और उसमें ये वीडियोस आपको डिटेल में मिलेंगी, वहां से आप पढ़ सकते हो। आगे, द बुक छोटे और बड़े का सवाल, एक बुक का नाम है छोटे और बड़े का सवाल, टॉक अबाउट, किसके बारे में बताता है। छोटे और बड़े, अमीर गरीब हो सकता है, हायर कास्ट लोअर कास्ट हो सकता है, ये दिमाग में जरूर आना चाहिए। अब आप चार ऑप्शन पढ़ो कि इनमें से क्या हो सकता है। द लिंक बिटवीन द कास्ट एंड द क्लास एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो कास्ट होती है, क्लास होती है, उनमें जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, अमीर गरीबों के साथ करता है या हायर कास्ट वाला लोअर कास्ट के साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो उसके बारे में लिखा है। द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम की जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी उनके बारे में लिखा है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वर्नाकुलर प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस के बारे में लिखा है। वर्नाकुलर प्रेस वो होती थी जो कि अपनी लोकल भाषा में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह लिखने का काम करती थी। इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोस, इल ट्रीटमेंट जो महिलाओं के साथ, विडोस के साथ किया जाता था, उसके बारे में लिखा है। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, द लिंक बिटवीन द कास्ट एंड द क्लास एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जाति और क्या है, क्लास के आधार पर, जाति मैंने बताया उसके आधार पर और क्लास के आधार पर, जाति के आधार पर, क्लास के आधार पर जो भी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसके बारे में किस बुक में लिखा है, छोटे और बड़े का सवाल बुक में लिखा है। आगे देखें, Who said printing is the ultimate gift of God and the greatest one? अब ये स्टेटमेंट दे रखी है, किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट को कहा है, वो व्यक्ति कौन है जिसने कहा कि प्रिंट कल्चर भगवान का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। अब आप तो ये भी मानते होंगे कि प्रिंट कल्चर नहीं होता तो हमारी किताबें नहीं होती, हमारे ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचेंगे और कुछ बच्चे साथ में ऐसा भी सोचेंगे कि सच में अगर हमारे पास किताबें नहीं होती तो हम क्या करते। दो तरह के बच्चे मिलेंगे। अब 10th क्लास में हो आप, तो आप किन बच्चों में आते हैं वो खुद देखो आगे ये क्या है, इसका आपका सीधा सीधा आंसर है 95 थीसिस देने वाला
जो व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था कि ये जो प्रिंट कल्चर है ये हमारा क्या है, सबसे बेस्ट गिफ्ट है। किसका, गॉड का, कि गॉड ने हमें प्रिंट कल्चर प्रोवाइड किया है, तो जिसके कारण क्या है हम पढ़ पा रहे हैं और अपने समाज सोसाइटी को सुधार करने की बातें कर रहे हैं। तो अगला देखें, Why was James Augustus Hickey persecuted by the Governor General Warren Hastings? अब देखो आपने पढ़ चुके हो कि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, अगस्टस हिकी के बारे में आपने सुना है कि बंगाल गजट निकाला था, वीकली मैगजीन निकालते थे, किसी की नहीं सुनते थे, अपने मन से चीजों को छापते थे, यानी कि किसी के दबाव में इस प्रेस को नहीं चलाया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स तो अपनी निगाहें डाले हुए थे कि अगर कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी बातें लिखता है तो हम उनको क्या करेंगे, सजा देंगे। तो जेम्स अगस्टस हिकी को एक दो बार गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये नहीं मानते हैं, उसी तरीके से अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको चलाते रहते हैं। तो जिसके कारण गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हैं, उन्होंने उनको क्या कर दिया था, फांसी तोड़ दिया था। लेकिन कारण क्या था, अब देखो ध्यान से सुनना, फॉर पुअर एडिटिंग ऑफ द बंगाल गजट, बंगाल गजट में अच्छी एडिटिंग नहीं कर रहा था, ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता। फॉर पब्लिशिंग अ लॉट ऑफ गॉसिप, गॉसिप का मतलब क्या होता है कि बुराइयां करना, कि उनके बारे में जो कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स वगैरह होते थे उनके बारे में उन्होंने क्या की थी, बुराइयां की थी। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा और बाकी ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। आगे, द प्रिंटिंग प्रेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे देश में प्रिंटिंग कल्चर है वो कौन लेकर आए थे। आपने सुना होगा 1498 में हमारे देश में कौन आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उन्हीं से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो हमारे देश में क्या लेकर आते हैं, लेकर आते हैं प्रिंट कल्चर को लेकर आते हैं। कहां पर, इंडिया के अंदर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1498 में कौन आए थे और कहां से आए थे, तो थोड़ा सा आप उससे रिलेट कर पाएंगे ताकि आप बहुत बेहतर समझ पाए। डायमंड सूत्रा इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ, डायमंड सूत्रा एक किताब है, बुक है, वो कहाँ की किताब है। आपकी बुक के फर्स्ट या सेकंड पेज में जो आपका चैप्टर है, प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर है, वहां पर डायमंड सूत्रा बुक का जिक्र किया गया है। तो ये जो डायमंड सूत्रा बुक है ये किस देश की रहने वाली है, बहुत आसान है, ये आपकी जापान की रहने वाली है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना सीधा आंसर है। बाय whom was the संवाद कौमुदी पब्लिश इन 1821, 1821 में ये जो संवाद कौमुदी नाम की जो बुक थी वो किसने पब्लिश की थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सीआर दास और स्वामी विवेकानंद। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर के अंदर पढ़े हैं राजा राम मोहन रॉय। किताब में आपने बुक के अंदर जब चैप्टर पढ़ा होगा तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या है, कहानी पढ़ी होगी, उनकी जो भाभी है उनको क्या कर दिया जाता है, सती कर दिया जाता है, उनके भाई की जो डेथ हो जाती है। तो फिर उनके बाद इन्होंने काम किया और जो सती प्रथा वगैरह है उनको खत्म करने में जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी सहायता लेते हैं और बहुत बड़ा सहयोग इनका रहता है। तो संवाद कौमुदी नाम की जो किताब है वो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है। उम्मीद करती हूँ आपने ये चैप्टर में पढ़ा होगा। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज द एंशियंट नेम ऑफ द टोक्यो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टोक्यो है उसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम एडो था, एडो, एडो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टोक्यो शहर कहाँ का है, आपका जापान का शहर है, लेकिन जापान का जो टोक्यो शहर है उसका पुराना नाम क्या था, एडो नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। पेनी मैगजीन वर स्पेशली मेड फॉर, यानी कि ये जो पेनी एक मैगजीन बनाई गई थी, मैगजीन जिसको पेनी मैगजीन ही बोलते थे, छोटी सी मैगजीन होती थी और इनको पब्लिश किया जाता था महिलाओं के लिए। महिलाएं इनको क्या करती थी, पढ़ती थी। आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि महिलाएं पेनी मैगजीन पढ़ती थी, उनको एक पेनी में ही उनको मिल जाती थी, जैसे आज के टाइम हमारा 1 रुपया होता है, तो उसके अंदर जो पेनी मैगजीन होती थी,
हाउसकीपिंग कैसे की जाती है, परिवार में फैमिली के साथ कैसे रहा जाता है, किस तरीके से हम अपने जो पारिवारिक रिलेशंस हैं उनको बेहतर बना सकते हैं, इस तरह की बातें उन किताबों में लिखी होती थी। तो शुरुआत में जब महिलाएं पढ़ना स्टार्ट करती हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, वो बहुत महंगी किताबें नहीं खरीद पाती थी, तो पेनी में मैगजीन मिल जाती थी और उनको पढ़ने वाली कौन होती थी? महिलाएं होती थी। In ancient India, which of the following material was used for the writing manuscript? मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा जाना। तो हाथ से लिखने के लिए पहले किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? यानी कि शुरुआत में पेपर ही था या फिर कोई और मटेरियल क्या है उनके द्वारा यूज किया जाता था। तो आपने ये क्या है पढ़ा होगा, वेलम। वेलम आपकी बुक के अंदर प्रॉपर तरीके से बोल्ड लेटर में दे रखा है कि वेलम नाम की एक चीज होती थी जिसको चमड़े से बनाया जाता था और उस पर क्या किया जाता था? लिखा जाता था। पेपर बाद में आता है, पाम लीफ पर का इस्तेमाल होता था, लेकिन बड़े लेवल पर जो अमीर परिवार होते थे वो किसका इस्तेमाल करते थे? वेलम का इस्तेमाल करते थे। आगे देखिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद करती हूँ अगर आप यहाँ तक क्या है पढ़ते आ रहे हैं, बोर नहीं हुए हैं और अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ भी पा रहे होंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले चैप्टर को पढ़ा है। अब आपने पहले चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, आपने उनको सीखा ही नहीं है और फिर सीधा इस वीडियो पर आए हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन जिसने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, कुछ सुना है उसके बारे में या सुनी सुनी बातें लग रही हैं, तो उनको अच्छा बहुत लग रहा होगा, क्योंकि उनका ये वाला चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाला है अकॉर्डिंग टू MCQs। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बिब्लियोथिक ब्लू? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिब्लियोथिक ब्लू का मतलब क्या है ये पूछा है कि क्या होता था। आगे, एन ऑथर, एक ऑथर का नाम है, यानी कि एक जो राइटर होते हैं उनका। द प्राइस स्मॉल बुक, लो प्राइस स्मॉल बुक, यानी कि कम कीमत वाली एक छोटी सी किताब। और क्या है? मॉन्यूमेंट्स या नन ऑफ दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम पैसों में आने वाली एक क्या थी? किताब थी, और इस पर ब्लू कलर का क्या होता था? कवर होता था। तो ये लो प्राइस एक छोटी सी किताब थी जिसको बिब्लियोथिक ब्लू कहा जाता था। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। What made Governor General Warren Hastings persecute the James Augustus Hickey who edited the Bengal Gazette? यानी कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण क्या है जो आपके गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने परसिक्यूट कर दिया था? किसको? जेम्स अगस्टस हिकी को। लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसमें ऑप्शंस अलग तरीके से आपको क्या है मिलने वाले हैं। तो देखो क्या है, He published the article and supporting the Indian nationalist leader, यानी कि उसने क्या है जो क्या कर रहे थे? इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये अपनी मर्जी से चीजों को क्या कर रहे थे? पब्लिश कर रहे थे। He published the advertisement related to the import and sale of slaves, यानी कि स्लेव को बेचना और खरीदने के बारे में उन्होंने लिखा था, इस कारण उन्होंने प्रोसिक्यूट कर दिया। एंड ही पब्लिश द एंटी रिलीजियस आर्टिकल, यानी कि धर्म के खिलाफ क्या है उन्होंने बातें लिखी थी। तो ही पब्लिश द गॉसिप अबाउट द सीनियर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, ये वाला रीजन रहेगा। गॉसिप शब्द मिलेगा अगर ये कहेंगे ना कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रोसिक्यूट क्यों किया था, और वहां पर गॉसिप शब्द मिलेगा और कंपनी ऑफिशियल्स जरूर मिलेगा। ये दो तीन शब्द अगर आपको मिल गए तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला ऑप्शन रहेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, बहुत ध्यान से रखना। द मेन थीम ऑफ द बुक, छोटे बड़े का सवाल, रिटन बाय, यानी कि ये जो छोटे बड़े ये का सवाल जो कि किताब लिखी है, काशी बाबा कानपुर मिल वर्कर था, तो उन्होंने किसके बारे में लिखा है? ये आपके पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी इसमें लिखा हुआ था, लेकिन देखो बहुत ध्यान से सुनना, इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। इलीट अपर कास्ट, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है, क्या शब्द याद रखेंगे? कास्ट, क्लास, एक्सप्लॉयटेशन,
ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस, ये वर्नाकुलर प्रेस वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ पहले क्वेश्चन में। आगे देखें, व्हाट वर द लो प्राइस स्मॉल बुक प्रिंटेड इन ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड द चीप ब्लू कवर। यानी कि एक ऐसी बुक थी जो कि बहुत छोटी सी बुक होती थी और उसके चारों तरफ बहुत ही सस्ता ब्लू कलर का कवर होता था। वो बुक, उस बुक का नाम क्या था? अब इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। कैसे, किस तरीके से घुमा दिया है कि वहां पर पूछा गया था कि बिब्लियोथिक एक क्या था, एक बुक थी जो कि चीप थी, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक बुक है जिसका, जो कि क्या है, उसका कवर ब्लू कलर का होता था और बहुत ही सस्ती मिलती थी, तो उसका क्या नाम था? तो बिब्लियोथिक ब्लू। आगे अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक? जापान की सबसे पुरानी बुक का नाम आपका क्या था? तो आपका डायमंड सूत्रा, अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया था जिसका नाम क्या था? डायमंड सूत्रा। अब इस क्वेश्चन को भी क्या है, उल्टा किया है कि इन्होंने जापानीज बुक को पूछ लिया कि डायमंड सूत्रा थी, फिर इससे पहले पूछा था डायमंड सूत्रा नाम की किताब थी जो कि कहाँ की थी? जापान की थी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। विच रिलीजियस रिफॉर्मर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? यानी कि ये आपका, मैंने बताया ना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है। तो उस चीज को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके कौन थे? वो आपके थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जिसने 95 थीसिस लिखी थी, चर्च वगैरह पर ऐसे पैम्पलेट वगैरह लिख दिए थे, और जो कि कैथोलिक जो चर्च होते थे उनके खिलाफ बातें लिखने वाले थे। तो इस तरीके से मार्टिन लूथर ने काम किया था, आपका प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर के रूप में इन्होंने काम किया था। द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट बिकम पॉसिबल इन यूरोप बिकॉज, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखी जाने वाली चीजें। तो हाथ से लिखी जाने वाली जो चीजें थी, अब ये कह रहे हैं कि वो किस तरीके से डेवलप हो पाई थी। तो द यूरोपियन डिस्कवर द पेपर, यूरोपियन ने डिस्कवर किया था पेपर को, इसलिए ज्यादा लिखा गया। जस्ट लाइक द सिल्क एंड स्पाइसेस पेपर रीच यूरोप द अरेब वर्ल्ड, the Chinese paper reached the Europe in the 11th century, the silk route like the silk and the spices and all of the above। बहुत ध्यान से इन ऑप्शंस को आपको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। अब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, तो हमेशा ये बहुत ध्यान से पढ़ें कि यूरोपियन ने तो बिल्कुल भी डिस्कवर नहीं किया था पेपर को। पेपर को किसने किया था? चाइना ने डिस्कवर किया था कि पेपर बनता कैसे है। अब ये कह रहे हैं कि जो सिल्क रूट होते थे और मसाले वगैरह होते थे, ये यूरोप और ये अरब देशों के कांटेक्ट में आपस में आने से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। ये भी ऑप्शन गलत है। चाइनीज पेपर रीच यूरोप इन द 11th सेंचुरी, और ये सिल्क रूट से जाते हैं। सिल्क रूट वो जिन रास्तों से ज्यादा किसका व्यापार होता था? सिल्क का व्यापार होता था। बहुत सारे सिल्क रूट पुराने टाइम में डेवलप हो गए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। बहुत बार कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखें, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लॉन्च अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो आपके सुधार चले थे, प्रोटेस्टेंट सुधार चले थे, तो वो किसकी बुराई कर रहे थे? इनमें से फ्यूडल लॉर्ड्स के, प्रोटेस्टेंट चर्च, या फिर कैथोलिक चर्च, या फिर एब्सोल्यूट रूलर्स की वो क्या कर रहे थे? बुराई कर रहे थे। तो वो बुराई किसकी कर रहे थे? जो कैथोलिक चर्च होते थे उनकी क्या कर रहे थे? बुराइयां कर रहे थे कि कैथोलिक चर्च के अंदर बहुत सारा पैसा जो खर्च करके कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने पापों से मुक्ति पा सकता है, लेकिन गरीब कैसे पाएगा? तो इस तरीके से गरीब, इसका मतलब पापी ही रह जाएगा। वो इस तरीके से बुराइयां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? प्रोटेस्टेंट चर्च वाले बुराइयां कर रहे थे, कैथोलिक वाले। और इसमें इस मूवमेंट को लीड करने वाले कौन थे? आपने मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा। बहुत सारी बातें मैं कोशिश करती हूँ कि बता देती हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिफ्लेक्ट द फीट ऑफ द लोअर कास्ट एंड द पुअर इन इंडिया, यानी कि इनमें से
कौन सी किताब क्या है ये बताती है कि जो लोअर कास्ट है और पुअर इंडिया के बारे में जो एक्सप्लेनेशन देती है, इनमें से कौन सी किताबें आपको बताती हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि आपका ये क्या कह रहे हैं कि लोअर कास्ट और पुअर इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करने वाले कौन है। तो इसमें गुलामगिरी आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो आपका लोअर कास्ट है, हायर कास्ट है, इस तरीके से उनमें रिलेशन बताए गए थे। छोटे और बड़े का सवाल इसमें भी बताया गया था। और सच्ची कविताएं जैसे सच में जो गरीब व्यक्ति है जो अमीर व्यक्तियों के कारण सफर करता है, तो उसमें सच्ची कविताएं में भी इस तरह की बातें लिखी हैं। तो इसमें रहेगा ऑल ऑफ द अबव। आगे, Why was the Vernacular Press Act passed by the British government in India? बहुत ध्यान से सुनना। एक एक्ट पास किया गया जिसको क्या कहा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया। क्या कहा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया। और ये क्या था, ये आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती थी ना, उसमें चाहे मैगजीन आ रही है चाहे न्यूज़पेपर आ रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारी बातें इसमें लिखी जाती थी। तो ये चीजें ब्रिटिशर्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि हो सकता है कि क्या हो जाए, रेवोल्यूशन हमारे खिलाफ हो सकती है। तो इंडियन प्रेस पर, लोकल लैंग्वेज में छपने वाली इंडियन प्रेस पर पाबंदी लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो यही पूछ रहे हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसका कारण क्या था। तो इसमें आपको ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, तब आंसर आपको करना है। हमेशा चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। द वर्नाकुलर एक्ट वाज पास टू प्रमोट द वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये नहीं रहेगा, ये तो रोक लगा रहा था, तो गलत रहेगा। वर्नाकुलर एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पुट सम check on vernacular newspaper which had become the acceptably nationalist, यानी कि जो न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन ब्रिटिशर्स के खिलाफ या फिर वो नेशनलिस्ट बनने जा रहे थे, देश को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्या ऐसी मैगजीन या फिर जो वर्नाकुलर प्रेस थी उनको, उन पर रोक लगाने के लिए। तीसरा ऑप्शन देखें आगे, द वर्नाकुलर एक्ट वाज पास टू प्लीज द इंडियन हु वांटेड टू प्रमोट द इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इंडियन लैंग्वेज को जो प्रमोट करना चाहते थे उनको क्या है, उनको प्रशंसा के लिए, यानी कि आप कितनी भी मैगजीन छापो चाहे न्यूज़पेपर छापो तो उनको उनकी खुशी के लिए एक्ट लेकर आए थे, नहीं लेकर आए थे। वर्नाकुलर एक्ट वाज पास टू द कंसोलिडेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस तरीके से आपके पास चार ऑप्शन रहने वाले हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को निकालना है। अब किस तरीके से निकालेंगे, देखो आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन रहेगा द वर्नाकुलर एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पुट सम ऑन चेक ऑन वर्नाकुलर। अब ध्यान से सुनना यह कैसे था। जब वर्नाकुलर एक्ट लेकर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती है, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारी बातें इन न्यूज़पेपर्स में लिखी जाने लग गई, जिस चीज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इंडियन लोकल लैंग्वेज में छपने वाले जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उन प्रेस पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी कि हमारी मर्जी के बगैर, हमें कंटेंट दिखाए बगैर आप कोई भी चीजें क्या नहीं करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियन प्रेस पर क्या लगा दी थी, लोकल जो प्रेस होती थी उन पर क्या लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी। Who among the following was not a woman novelist? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि ये महिलाएं थी जिन्होंने क्या है, एजुकेशन के पार्ट पर पढ़ना लिखना स्टार्ट किया था, नोवेल लिखने स्टार्ट किए थे। तो इनमें से क्या है, जेन ऑस्टिन, बॉर्नेट सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट और क्या है, मैक्सिम गॉर्की। अब इनमें से कौन सी महिला नहीं है, नॉवलिस्ट नहीं है, तो वो कौन है, वो आपकी क्या है, मैक्सिम गॉर्की। ये आपका ऑप्शन रहने वाला है। ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तीनों नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं, देख लेना। आगे बोल्ड लेटर में मिलेंगे, नहीं तो वैसे मिल जाएंगे, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लेना। Which of the following is the enlightened thinker whose writing are the said to have the created condition for the revolution in France?
यानी कि फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन लाने में ऐसे कौन से थिंकर का बड़ा रोल माना जाता है। इसमें दो तीन थिंकर जो क्या है फिलोसफर्स वगैरह थे, उनकी किताबों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पढ़ा जाता था। उनमें से ये जो आपके सामने लुइस सेबेस्टियन मर्सियस, रूसो, मिनाकियो या फिर गुटेनबर्ग, इनमें से किस फिलोसफर्स की किताब को पढ़ा जाता था? तो नाम सुना होगा आपका जीन जैक रूसो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इनकी किताबों को खूब पढ़ा जाता था, जिसके कारण रिवॉल्यूशन आने में क्या होती है, सहायता होती है। आपने जॉन लॉक का नाम सुना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे जिनकी किताबों को फ्रांस के अंदर पढ़ा जाने लग गया, और 1789 में क्या आती है, फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन आती है। आगे देखें, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का पहला यूज किया जाने वाला, ये आपका ऑप्शन, दोबारा ये क्वेश्चन आपका आ गया है, इसमें आंसर रहेगा सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे देखें, नेम द कंट्री विच रिमेन द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि उस देश का नाम बताएं जो लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल करता रहा और दुनिया को पता भी नहीं थी, खबर भी नहीं थी। वो कौन सा देश था, आप बता दें, अंदाजा लगाएं कि वो कौन सा देश होता है। कोई भी, मैंने आपको चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कि कोई भी देश जब होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो प्रिंटिंग कल्चर है वो किसी दूसरे देश के पास जाए। तो नेम द कंट्री विच रिमेन द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये आपका रहता है द इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना। चाइना के अंदर इन्होंने अपनी चीजों को रोकने की खूब कोशिश की कि दुनिया को ना पता लगे, लेकिन कोई भी इनोवेशन होती है वो पता लगे बगैर नहीं रह सकती। आगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि इंडियन जो प्रेस होती थी, जो लोकल लैंग्वेज में आती थी, उन पर रोक लगाई गई थी, वो किस देश के आधार पर उसका मॉडल तैयार किया गया था? आपका ये क्या है, देखो आपको आयरिश प्रेस लो, अमेरिकन प्रेस लो, चाइनीज प्रेस लो, जर्मन प्रेस लो। इसमें 37 नंबर का क्वेश्चन आपका है। ये मॉडल लिया था इन्होंने आयरिश प्रेस लो वाला, यानी कि वहां से मॉडल को उठाया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैलीग्राफ? कैलीग्राफ आपको बिल्कुल क्या, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड प्रिंटिंग, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइल्ड राइटिंग। ये दोबारा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है। अगला देखें, द टर्म कंपोजिटर मीन्स, यानी कि कंपोजिटर का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से इन ऑप्शंस को पढ़ें। और अ पर्सन हु कंपोजेस पोएम, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या कंपोज करता है, कविताएं कंपोज करता है। अ पर्सन हु कंपोजेस द लिरिक्स एंड द सॉन्ग्स फॉर अ प्ले, यानी कि एक प्ले के लिए लिरिक्स लिखता है, सॉन्ग लिखता है, ऐसा व्यक्ति। अ पर्सन हु कंपोजेस द म्यूजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, म्यूजिक कंपोज करता है। अ पर्सन हु कंपोजेस द टेक्स्ट फॉर द प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग के लिए टेक्स्ट लिखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कंपोजिटर कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा बिल्कुल ये, अ पर्सन हु कंपोजेस द टेक्स्ट फॉर द प्रिंटिंग। प्रिंटिंग यानी कि जो चीजें छपी हुई हैं उसके बारे में। कई बार आपने बुक के अंदर देखा होगा, एक कहानी दिखा देते हैं आपको, और ये कहते हैं कि उपयुक्त जो पिक्चर है उसको देखते हुए कुछ 10 क्या है लाइनें लिखें, 15 लाइनें लिखें, 20 लाइनें लिखें, इस तरीके से आपको दिया जाता है, तो वो कंपोजिटर कहलाते हैं। आगे, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये किसने कहा था कि भगवान का सबसे शानदार गिफ्ट क्या है, प्रिंटिंग कल्चर है। और मैं ये आपको बता चुकी हूँ, इसको कहने वाले कौन थे, मार्टिन लूथर थे। आगे, द चाइनीज पेपर रीच यूरोप थ्रो, यानी कि जो चाइनीज पेपर है वो कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, वो कैसे जाता है, सिल्क रूट से, सी रूट से, बुद्धिस्ट मिशनरी से, या फिर मर्चेंट लेकर जाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, सिल्क रूट रहेगा। यानी कि मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऐसे रूट थे जो एक दूसरे देशों को जोड़ते थे, और हम उनका नाम क्या रखते थे, सिल्क रूट। सिल्क रूट क्यों कहा जाता था कि ज्यादा जो ट्रेड होता था वो सिल्क का होता था, तो जिसके कारण उसको क्या कहा जाता था, सिल्क रूट कहा जाता था। आगे देखिए, विच वन ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अ चिल्ड्रन प्रेस devoted to the literature for the children alone was set up in France in 1757, यानी कि एक बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्रेस लेकर आई गई थी और वो कब थी? फ्रांस में 1757 में थी। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा वही बताएगा। पेनी मैगजीन वर स्पेशली मीन्ट फॉर द मैन, यानी कि पेनी मैगजीन का मतलब क्या होता था? वो मैन के लिए होती थी, आप ये भी देखें। और फिर लीडिंग लैंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन द एग्जिस्टेंस फ्रॉम द 70th सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी से कौन सी आती थी? जो लैंडिंग लाइब्रेरीज थी, जहां से हम अपनी किताबें ले सकते थे, किराए पर किताबें ले सकते थे। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका क्या है, क्या रहेगा? अब ये मैन, पेनी मैगजीन मैन से रिलेटेड नहीं थी, इसको कट कर दें। और इसी तरीके से ये आपका जो ऑप्शन है ये भी क्या है? गलत है। तो इसमें आपका क्या रहेगा? ये रहेगा आपका सी ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है। अगला देखो, हु वाज नोन फॉर एन आर्ट फ्रॉम द कोल यूक्यू। यूक्यू, मैंने एक बुक के अंदर एक पिक्चर भी है जिसमें एक व्यक्ति का नाम है और यूक्यू एक तरह की प्रिंटिंग वगैरह है, और उसको स्टार्ट करने वाले कौन व्यक्ति थे? यानी कि जो प्रिंटिंग यूक्यू है उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? कीटागावा उतामारो। ये हमारी क्लास में आपने बहुत अच्छे तरीके से, जब मैं पढ़ा रही थी तो क्लास में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर रहे थे। ये उनको बिल्कुल याद आ गया होगा कि यूक्यू क्या थी? कीटागावा उतामारो मारो द्वारा इस तरीके से उसको क्या किया गया था? प्रिंट की शुरुआत, लिविंग प्रिंटिंग की शुरुआत। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि झरने बह रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप बुक के अंदर एक पिक्चर देखते हो जिसमें माता जी खाना बना रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादा दादी आपस में बातें कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रिंटिंग का कल्चर है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, कीटागावा उतामारो। जिस तरह उस प्रिंटिंग को क्या कहा जाता है? यूक्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूक्यू। तो इस तरीके से ये व्यक्ति का नाम है और ये क्या है? यूक्यू, यानी कि जो लिविंग पिक्चर बनाने का तरीका है उसको यूक्यू कहा जाता है। व्हाट वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द गुटेनबर्ग? गुटेनबर्ग ने, आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा, 180 जो कॉपी है वो कर दी थी। कितने सालों में? 3 सालों में। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोई भी बड़ी बुक होती है उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल होता था पुराने टाइम में। एक शब्द आपकी बुक के अंदर था, स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है? कॉपी करने का काम करता है। बहुत सुंदर उसकी राइटिंग होती है, स्क्राइब उस काम को करते थे। कोई भी बुक कॉपी करने के लिए 6 महीने, साल, 2 साल इस तरीके से टाइम लग जाता था, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से उनको क्या होता था? लिखना होता था। तो गुटेनबर्ग ने पहली बार जो बाइबल है उसको प्रिंट किया था, और 1 साल के अंदर ही कितनी किताबें? 180 किताबों को क्या कर दिया था? प्रिंट कर दिया था। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रीजन फॉर द लिमिटेड पॉपुलरिटी ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन यूरोप? यानी कि यूरोप के अंदर कौन सा ऐसा रीजन था कि जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थे वो यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए? तो देखो क्या हो सकता है आपका। ऑप्शन पढ़े, ए ऑप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट वर फ्रेगाइल, यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, हाथ से जब लिखते थे तो वेलम, मैंने आपको पढ़ा था, चमड़े पर चीजों को लिखा जाता था। एक टाइम के बाद जो चमड़ा होता है वो टूटना, फूटना स्टार्ट हो जाता है, उसकी एक लिमिट होती है, वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, दे वर awkward to handle and could not be carried around easily। ये कह रहे हैं कि ये जैसे कोई पेपर है, आज के टाइम में एक बुक है उसमें बहुत सारा मटेरियल आपके सामने आ जाता है एक ही बुक के अंदर, उसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान होता है। लेकिन जो वेलम होता था, चमड़े वगैरह पर कोई चीजें बनाई जाती थी, या पाम लीफ पर कोई चीज बनाई जाती थी जिस पर लिखा जाता था, तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना क्या होता था? मुश्किल होता था। आगे देखें, फिर इस तरीके से अगला आपका सी ऑप्शन रहेगा, द कंटेंट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वाज द रिबेलियस एंड द सेडिशियस। एंड 4 ऑप्शन है,
रेबिलियस का मतलब वो क्या होता है कि विरोधियों ने लिखा था उन चीजों को, इस कारण से वो क्या है, फेमस नहीं हो पाए थे। द कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट वाज द एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये तो था ही कि कोई भी बुक पुराने टाइम में अगर उसको कॉपी किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा महंगी भी हो जाती थी, और क्या हो जाती थी, वो आपकी टाइम कंज्यूमिंग रहती थी, जिसके कारण इनमें से कौन सा कारण नहीं है, तो इनमें से मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ऐसी कोई किताब या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई टेक्स्ट जो कि कहाँ से लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता है, तो उनके बारे में कौन सी चीज क्या है आपकी, वो नहीं सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन सही नहीं है, कि ये भी तो चीजें एज ए बुक की तरह इस्तेमाल की जाती थी। इसमें जरूरी नहीं था कि कोई विरोधी बातें लिखी जा रही है या फिर कोई ऐसे जनता को भड़काने की बातें लिखी जा रही थी, नॉर्मल किताबें लिखी जा रही थी। लेकिन वो लिखी किस पर जा रही थी, या तो पाम लीफ पर, पाम एक पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर लिखी जाती थी, या फिर क्या है, चमड़ा वगैरह जिसको वेलम कह देते हैं उस पर लिखी जाती थी। लेकिन वो फ्रेगाइल थी, वो ऑकवर्ड थी। ऑकवर्ड का मतलब उनको लेकर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना आसान नहीं होता था। और वो दूसरा, कोई भी बुक जो होती थी वो एक्सपेंसिव बन जाती। जिस भी चीज पर टाइम लगेगा वो अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव बन जाएगी। तो इस तरीके से वो चीजें क्या थी, टाइम कंज्यूमिंग थी और एक्सपेंसिव थी। तो इसमें से सी ऑप्शन नहीं रहेगा, जो कि आपके मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में सही नहीं है। In which among the following country was the earliest kind of print technology developed? यानी कि पहली बार जो क्या है प्रिंट कल्चर डेवलप होता है वो कहाँ पर होता है। ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। ये देश कौन सा था आपका, चाइना था, कि जहां पर पहली बार आपका प्रिंट कल्चर, और अगर कोई पेपर पूछ ले तो पेपर भी आप बता देंगे। ओके, विच इज नॉट एन इनोवेशंस ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की इनोवेशन खोज कौन सी नहीं थी। अगला ऑप्शन आपका पढ़ लेंगे इनको। चीप पेपर बैक एडिशन एडिटर्स, द डस्ट कवर, इंपोर्टेंट नॉवेल्स वर सीरियलाइज, नन ऑफ दीज। इसमें आपका देखें, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका ऑप्शन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नॉवेल्स वर सीरियलाइज। सीरियल आपने सुना होगा, जो आप सीरियल वगैरह टीवी में देखे जाते हैं, उनको एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर छोड़ दिया जाता है कि आप अगले दिन उस सीरियल को जरूर देखोगे। माताएं बहनें बहुत सारी देखती हैं और वो बिल्कुल उनके एडिक्टेड हो जाती हैं। जैसे हम, ये होता है ना कि कोई इंसान शराब का एडिक्टेड हो जाता है, कोई क्या है, स्मोकिंग करने लग जाता है, तो इसी तरीके से हमारी माताओं बहनों में सीरियल देखने की आदत लग जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज कौन सी सेंचुरी तक नहीं हुई थी, 20th सेंचुरी तक नहीं हुई थी, कि चीप पेपर बुक एडिशन हो गए थे, यानी कि सस्ती किताबें मिलने लग गई थी, सस्ते जो पेपर होते थे उनकी किताबें छपने लग गई थी। डस्ट कवर बिल्कुल आ गए थे। आपने बिब्लियोथिक ब्लू को पढ़ा था, जिसमें ब्लू कलर का कवर होता था, तो डस्ट कवर होते थे, बुक को ढकने के लिए डस्ट कवर का यूज होता था। इंपोर्टेंट नॉवेल्स आपके 20th सेंचुरी तक स्टार्ट नहीं हुए थे। नॉवेल्स का मतलब क्या है, एक किसी किताब को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना और वो सीरियल में लिखना, कि एक बार एडिशन आएगा फिर उसको किसी पॉइंट पर छोड़ दिया जाएगा, फिर अगली बार एडिशन आएगा तो उससे अगली कहानी चलेगी। तो नॉवेल्स को इस तरीके से लिखा। नॉवल लिखे जा रहे थे लेकिन उनको सीरियलाइज नहीं किया था, यानी कि उनको सीरियल्स की तरीके से लिखना स्टार्ट नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था। अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द रोम, रोम की अथॉरिटी को चैलेंज करना। मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च, ये जरूर मिलेगा, कैथोलिक शब्द मिलेगा। कैथोलिक जो चर्च है उनमें सुधार करने के लिए इस मूवमेंट को चलाया गया था। न्यू रिलीजन, रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है, नन ऑफ दीस, इसमें ऑप्शन आपका बी रहेगा। ये है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार शायद ये आया था। बहुत ध्यान से सुनना कि रस सुंदरी देवी की जो किताब है वो कौन सी लिखी है, उसका नाम क्या है। अब ये एक जैसे इन्होंने
नाम ऐसे लिख दिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अमर जीवन, अमर जीवन, ऐसे इस तरीके से इन्होंने बुक लिखी थी। आप देख लें ये कौन सा ऑप्शन रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, अमर जीवन, मेरा जीवन। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो अपने जीवन के बारे में लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और बायोग्राफी, मैं किसी के जीवन के बारे में लिख रही हूं तो वो बायोग्राफी है, और मैं अपने ही जीवन के बारे में लिख रही हूँ वो ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी रस सुंदरी देवी ने लिखी थी, जो अपने जीवन के बारे में लिखी थी, पढ़ने लिखने में उनको क्या प्रॉब्लम आती है, उनका जीवन कैसा था, सभी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है। लास्ट क्वेश्चन है बेटे, बहुत ध्यान से सुनना। जिसने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक चीजों को सीखा है, तो इसका मतलब वो जिंदगी में बहुत बेहतर करने के, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर पेशेंस होता है ना, उनको ही चीजें लाइफ में जरूर मिलती हैं। और बेस्ट ऑफ लक कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो, आप बेहतरीन तरीके से अपनी बुक को पढ़ें, अपना रिवीजन करें, अपने इन क्वेश्चंस को देखें, लगातार मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट राइट अबाउट द कास्ट सिस्टम, इनमें से कास्ट सिस्टम के बारे में किसने नहीं लिखा। इसमें आपके ई.वी. रामास्वामी नायकर, राम चड्डा, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ये इसमें ऑप्शन आपका रहेगा बी ऑप्शन। राम चड्ढा ने किसके बारे में नहीं लिखा, कास्ट जो सिस्टम है उसके बारे में नहीं लिखा। बाकी आप अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिबा फुले और नायकर के बारे में आप अपनी बुक के अंदर पढ़ चुके हैं। इन तीनों व्यक्तियों ने किसके बारे में लिखा है, कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा है। उम्मीद करती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसको कम से कम समय में इसको पूरा कराऊं, लेकिन जो बच्चा वीडियो को पूरा देखता है तो 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से मिलने वाला है आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। यानी कि 20 क्वेश्चंस में से अगर 1-2 क्वेश्चन सिंगल वीडियो से 1 आवर में अगर आपको मिल जाता है, तो आपको खुद को लकी मानना चाहिए कि हम इस चीज को आज पूरा कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बेटे इंतजार करें। कोई भी चैप्टर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये मुश्किल लग रहा है, मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा हूं, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस चैप्टर को आपके सामने लेकर आने वाली हूं और आसान शब्दों में उस चैप्टर को समझाने वाली हूं। कभी भी आप बच्चे मुझे अपने आप से दूर ना समझें। जो बच्चे मेरे पास पहले पढ़ते थे, कभी ऐसा ना समझे कि मैडम नहीं कराएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि कोई चैप्टर ऐसा रहता है जो क्लियर नहीं हो पाया है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि उसको कराऊं, कुछ उसके एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आऊं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, बाय बाय।